जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस मौखिक क्यूज में। तो दोस्तों, इसमें जो था हमने यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक क्लियर कर दिए थे। ठीक, तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में देखेंगे सांसद। ठीक, देखते हैं कितना दूर तक आगे चल पाते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पार्लियामेंट से। ठीक, तो आई होप आप सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए, आप जो है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, आप लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, तभी जो है कि हमको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। ठीक, तो आप जो है कि लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, उसके बाद देखिएगा। तो चलिए, क्या है आज का जो है वीडियो है, यानी आज का जो है क्लास होगा, समझिए क्या चीज। ठीक, तो क्या है? संसद, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक, क्या है? संसद है, यानी कि पार्लियामेंट। ठीक, चलिए, इसमें देखिए क्या कहा था। पहला ही है क्या चीज, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्गत धन विधेयक यानी कि मनी बिल को परिभाषित किया गया है। यानी कि क्या चीज कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक, जिसको बोलते हैं मनी बिल, मनी बिल किसको किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के तहत, अनुच्छेद 110 यानी कि आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक, अब आइए आगे। अगला कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे यानी किसे सौंपता है? ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का सदस्य ही होता है, यानी कि लोकसभा का सदस्य से ही चुना जाता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? तो वह जो है कि यानी कि त्याग पत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक, लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। उसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 82 कहते हैं 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन मतलब वितरण किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? कहते हैं 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है। ठीक, यानी कि देखिए कहते हैं 2011 में भी जनगणना है, उससे भी पहले कहते हैं उससे भी पहले का जनगणना है, और 1971 का ही जनगणना के आधार पर सब चीज किया गया है। ठीक, अब देखिए नया में जो जनगणना होने वाला है कब? 2027 में होने वाला है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है कि भारत के, अच्छा आपको जो है ना कि 2027 में जो जनगणना होगा उसका जो है कि ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, वो आपको कमेंट करना है। ठीक, तो आइए अगला कहता है कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को लोकसभा सदस्य से ही चयनित किया जाता है। मतलब कि अध्यक्ष जो बनेगा, जो भी लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, उसको कहाँ से चुना जाएगा? उसको जाएगी जो इलेक्शन में जीत कर जाएगा लोकसभा में, उसी में से चुना जाएगा। ठीक, आइए अब आगे आइए। कहता है कि राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? क्या एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। कौन? अनुच्छेद 249 आता है। ठीक, अब आइए आगे। आगे देखिए क्या है, अगला है, इसी में आगे पढ़ना है बढ़िया से। ठीक, और आपको जो है कि उत्तर देते जाना है। ठीक, मने या तो मने मन सोचिए, नहीं तो कमेंट में कीजिए। ठीक, अगला है कि संविधान की चौथी अनुसूची, याद देखिए, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम बोल रहे हैं, आपको भी बोलना है। ठीक, यहाँ क्या है कि इसको लिखल है, आपको दिख रहा है, तो आप अपने से भी पढ़िए। ठीक, अब आइए क्या चीज, संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है, यानी किस प्रकार के प्रावधान है, यानी कि चौथा अनुसूची जो है, देखिए क्या गो अनुसूची है? अनुसूची 11 गो है। ठीक, तो उसमें जो है कि चौथा में क्या है? चौथा में है कि राज्यसभा के स्थानों के आवंटन यानी कि सीटों का आवंटन। ठीक, उसको देखिए दूसरा अनुसूची में क्या है? दूसरा में शपथ। ठीक, आइए आगे 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 आइए। तीसरा में है वेतन, क्या है? तीसरा में वेतन। चौथा में है सीटों का आवंटन। ठीक, आगे आइए। अब देखिए अगला, अगला कहते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105। क्या जी, देखिए कहता क्या है? कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार, देखिए संसद का जो सदस्य है ना, उसको विशेषाधिकार पढ़ाते हैं। ठीक, आप देखिए जैसे भी कोई भी सांसद सब जाता है, उसको क्या है, उसको उसके लिए पहले से प्रोटोकॉल मतलब रोड खाली करवा देता है, यानी बहुत सारा उसके पास विशेषाधिकार है। ठीक, उसके बताता कहता है उन्मुक्तियां, उसी में आता है को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 105 में उसके विशेषाधिकार का वर्णन किया गया, किसके? सांसद के, लोकसभा सदस्य के। अगला आइए, आगे कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति यानी कि कोरम जिसको बोलते हैं, गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या होती है। यह जो गणपूर्ति है, इसका मतलब होता है कि लोकसभा या राज्यसभा में कितना सदस्य आएगा कि वह कार्यवाही मतलब कार्य जो होता है, सभा जो होता है वह स्टार्ट होगा। तो 1/10। ठीक, यानी कि 1/10 हो गया, 10 बटे की संख्या है। ठीक, अब आइए आगे। अगला कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तक 30 वर्ष। यानी कि राज्यसभा का जो सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कहते हैं 30 वर्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए
भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कहते हैं 25 एज होना जरूरी है, यानी 25 ईयर्स का होना आवश्यक है। उसके बाद है कि संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। क्या चीज? संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है। कौन? राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, याद रखना है। अगला देखिए आगे क्या है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्तियां प्रदान करता है। यानी कि कहता है कि भारत का कौन सा अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यानी कि जो दूसरे देश से जो समझौता करता है उसको लागू या विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 253 अनुच्छेद 253 में जो है कहता है कि आप जो दूसरे देश से जो बात करके आए हैं उसके लिए आपको क्या बनाना है? निर्णय लेना है, कानून बनाना है जो कि जो आप संधि करके आए हैं उसका पालन हो। ठीक, तो अनुच्छेद 253। ऐसा नहीं कि आप दूसरे देश से कुछ डील करके आए, आप यहाँ वैसा कानून ही नहीं बनाए तो मामला गड़बड़ा जाएगा, बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसलिए अनुच्छेद 253 उसको सहायता करता है। अगला देखिए, तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। यानी कि भारत का जो संसद है, यानी कि भारत का जो पार्लियामेंट है उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक ही बिल्डिंग में है, सिर्फ कमरा अलग अलग है लेकिन है एक ही में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला कहता है कि लोकसभा में राज्यवर्ग सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। कब? 2026 तक। इसीलिए तो क्या जी, इसीलिए अभी जस्ट 131वां संविधान संशोधन किया जा रहा था लेकिन हुआ नहीं, उसको जो है कहाँ से महिला आरक्षण के बिल से जोड़ रहा था, लेकिन जो है इसीलिए जोड़ रहा था लेकिन वह था नहीं महिला आरक्षण बिल, वह था क्या चीज, उसको बोलते हैं उसी में जो है कि लोकसभा और राज्यसभा का सीट बढ़ाएगा, उसको बोलते हैं क्या चीज। देखिए ठीक, तो इसलिए यह कानून पास नहीं हुआ। तो मतलब अब देखिए क्या होता है, आगे देखते जाना है। अब देखिए अगला कहता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई? तो कहते हैं 31वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि 31वां संविधान संशोधन द्वारा। पहले कहता था 525, कहता था 525 था, उसके बाद उसको बढ़ाकर 545 कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो यहाँ देखिए 31वां संविधान संशोधन के तहत। अब आइए आगे देखिए क्या है। अगला नंबर है, देखिए पढ़िए बढ़िया से। कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर करेगा कौन? राष्ट्रपति। यानी कि प्रधानमंत्री जो है कि राष्ट्रपति को कहेगा कि यह जो है ना कि मेरा सरकार चलने वाला नहीं है, इसलिए क्या करना है? भंग कर देना है। किसको? जो बनाता है सरकार उसको भंग कर देगा, उसके बाद फिर नया सरकार का गठन किया जाएगा। आगे देखिए अगला क्या है। आगे कहता है इसमें कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन अभी जो है ज्ञानेश बाबा संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। क्या चीज? कहता है कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है यानी इलेक्शन कमीशन वह संसद तथा राज्यसभा सदस्य दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसका जिम्मेदारी है कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कराए। ठीक, आइए। अच्छा, राज्यसभा का मतलब ये स्टेट मुख्यमंत्री वाला नहीं सोचना है, मुख्यमंत्री के लिए चुनाव के लिए अलग होता है, यानी कि स्टेट में उसका चुनाव आयोग होता है। ठीक, अब आइए आगे देखिए इसमें क्या है। देखिए इसमें है क्या चीज, यानी कि संसद से संबंधित अनुच्छेद है, इसको पूरा बढ़िया से देखना है। ठीक, कुछ संसद से संबंधित अनुच्छेद है, यानी कि देखिए पहला बात है अनुच्छेद कहते हैं 79, 79। तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, यानी कि कहते हैं अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद का गठन है। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। क्या चीज? देखिए अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, यानी कि भारत में एक संसद होगा। किसमें लिखल है? अनुच्छेद 79 में। उसके बाद अनुच्छेद 80 में लिखा है कि राज्यसभा की संरचना, यानी कि भारत का जो राज्यसभा है वह कैसा होगा, भारत में जो राज्यसभा है वह कैसा होगा। उसके बाद अनुच्छेद 80, ठीक 80 में लोकसभा की संरचना, यानी कि पहले क्या? अनुच्छेद 79 में संसद का गठन, अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का संरचना, अनुच्छेद 81 में है कहते हैं लोकसभा की संरचना। उसके बाद अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, यानी कि जो सीट वह किस पर आधारित है? जनसंख्या पर।
ठीक, तो जब जब जनगणना होगा तब तक सीटों का हेरा फेरी करना, इसका है क्या चीज, समायोजन करना, मतलब नियम बनाना है। उसके बाद अगला आगे कहता है कि संसद के सदनों की अवधि, यानी कि संसद के सदन की अवधि, कौन सा सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा कितना देर तक चलेगा। ठीक, तो यह देखिए सिर्फ इतना यही नहीं कितना देर तक चलेगा, कितना देर तक चलेगा, किस टाइम यानी कितना घंटा के अंदर प्रश्नकाल होगा, कितना अंदर के घंटा उत्तर काल होगा, और कितने घंटे के लिए शून्य काल होगा। ठीक, तो शून्य काल कहते हैं जीरो, आधा घंटा के लिए होता है। तो आइए अनुच्छेद 83 में क्या है, संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 में कहता है कि संसद के सत्र। ठीक, उसके बाद सत्रावसान एवं विघटन, यानी कि सत्र कितना देर, यानी कि कौन सा सत्र चलेगा। उसके बाद सत्रावसान, उसके बाद विघटन, कितना देर के बाद विघटन होगा। उसके बाद अगला अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 86 में कहता है कि राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार, यानी कि कहता है कि देखिए अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 86 में कहता है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति क्या है कि संसद में कोई भी सदन हो, राज्यसभा या लोकसभा हो, उसमें जाके अपना उसको जाके राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद किस में, अनुच्छेद 86 में। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87 में कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी कि अभिभाषण। ठीक, तो समय समय पर राष्ट्रपति भी भाषण देता है संसद में। उसके बाद आगे आई अगला कहता है, देखिए आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखा है तो उसको आप ऊपर करते हैं, ऊपर मतलब आगे। अब देखिए इसमें कहता है कि अनुच्छेद 88 में कि सदनों से के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 88 में कहता है कि संसद के संबंध में मंत्री क्या है, यही है मंत्री और महान्यायवादी का क्या पावर है। ठीक, यानी कि शक्ति अधिकार। तो देखिए अधिकार होता है कि महान्यायवादी जो है ना, जितने अधिकार इस मंत्री को होता है उतना अधिकार महान्यायवादी को होता है, लेकिन एक अधिकार नहीं होता महान्यायवादी को, वह अधिकार है वोट देने का। क्या चीज, वोट देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, और उपसभापति अलग से चुना जाता है। उसके बाद आइए आगे अनुच्छेद कहते हैं 90, राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, यानी कि राज्यसभा का जो उपसभापति है, उपसभापति उसको किस तरह से, अगर बड़ी पद खाली है किस तरह से उसको भर्ती करना है, और अगर उसको त्यागपत्र देना है तो त्यागपत्र दे सकता है, या वो कोई गड़बड़ी कर दे उसको हटाना है, कैसे हटाएंगे, अनुच्छेद 90 में उसका वर्णन है, सबका नियम का वर्णन है अनुच्छेद 90 में। अनुच्छेद 91 कहता है कि सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्तियां, यानी कि कहता है कि सभापति जो होगा उसका कर्तव्य क्या है, उसके बाद निर्वहन, वह अपने कार्य को निर्वहन करेगा, अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य, यानी कि मान लीजिए सभापति नहीं है तो उसके स्थान पर उपसभापति कार्य करेगा, तो कैसे करेगा वह नियम लिखा है। या अगर उपसभापति भी नहीं है, कोई व्यक्ति दूसरा करेगा तो अन्य व्यक्ति की शक्तियां, तो कैसे कैसे करेगा वह नियम लिखा गया है अनुच्छेद 91 में। उसके बाद है अगला अनुच्छेद 92, जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न हो, यानी पीठासीन न हो। उसके बाद अगला अनुच्छेद 93, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 94 में कहता है लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने के नियम। ठीक, अनुच्छेद 90 में। अच्छा देखिए कहाँ से लोकसभा चालू हो गया, लोकसभा जो चालू हो गया यहाँ से, कहाँ से, अनुच्छेद 93 से। ठीक, अनुच्छेद 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 94 में है कि लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद, रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाने का नियम। उसके बाद अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 95 में है कि लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य के निर्वहन की शक्ति। वही बात है कि लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा उसके स्थान पर कौन आएगा, अगर उपाध्यक्ष आएगा, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो दूसरा आएगा। तो वही नियम है कि कौन कौन आ सकता है। ठीक, उसके बाद कौन कौन आ सकता है, नियम किस में है, अनुच्छेद 95। उसके बाद अनुच्छेद 96 में देखिए क्या है, अनुच्छेद 96 में है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन ना हो। ठीक, यानी कि
उसका जो है कि विरोध ना हो, सीधा सीधी बात है कि सभापति, अनुच्छेद 97, सभापति व उपसभापति अथवा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अच्छा, अनुच्छेद 97 में क्या है, सभापति उपसभापति या क्या, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जिस तरह सभापति उपसभापति या राज्यसभा का है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा का है, ठीक। तो वेतन एवं भत्ते किसमें, अनुच्छेद कहते 97 यानी कि 97। उसके बाद अनुच्छेद 98 में है संसद का सचिवालय। संसद का अलग से सचिवालय होगा, यानी कि सचिवालय का मतलब है कि उसका योजना तैयार करना, उसमें क्या क्या होने वाला है, सबका सिक्योरिटी का ध्यान रखना, ठीक। जैसे एक जिला का सचिवालय होता है तो सचिवालय का क्या काम है, हर एक काम वहीं होता है, ठीक। जितना काम हो रहा है एक जिला में वहीं से कंट्रोल किया जाता है, कौन, सचिवालय से। उसी तरह से संसद में जो भी कुछ होगा तो कहाँ से कंट्रोल किया जाएगा, सचिवालय से, ठीक। आगे देखिए अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 में कहता है कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, जी सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, तो कहते हैं मैं अनुच्छेद 99 में सदस्य शपथ जो लेता है, मैं इस बार का शपथ लेता हूँ, सब बोलता है, जो पद ग्रहण करेगा वह शपथ लेगा, ठीक। आइए शपथ और प्रतिज्ञा। उसके बाद अनुच्छेद 100 यानी कि 100 नंबर में है कि दोनों सदनों में मतदान। उसके बाद रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति, ठीक। अनुच्छेद 100 में है गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 कहते हैं स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 1 में कहता है स्थानों का रिक्त होना, स्थान मतलब खाली रहता है, तो अनुच्छेद 1 में है। उसके बाद आगे देखिए, आगे कहता है कि संसद क्या चीज, संसद की सदस्यता के लिए निहरताएं, यानी कि संसद का यानी लोकसभा का जो सदस्य है उसके लिए निहरताएं। उसके बाद है कि अनुच्छेद 103 में सदस्यों की अयोग्यता, ठीक, मतलब क्या चीज, क्वालिफिकेशन, अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, ठीक। उसके बाद अगला अनुच्छेद 104 कहते हैं, अनुच्छेद 104 में है कि अनुच्छेद 104 देखिए, अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अनुच्छेद 104 कहता है कि अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले, यानी कि शपथ लेने से या प्रतिज्ञा करने से पहले अर्हताएं न होते हुए अथवा निहरताएं किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। अच्छा, कहता है कि अगर आप मान लीजिए शपथ क्या चीज, देखिए यहाँ इसको पहले अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले यानी मान लीजिए कि आप शपथ ले रहे हैं, ठीक, लेने के लिए आ गए, लेकिन आप जो है कि उसका जो कंडीशन है उसका आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप वहाँ बैठे हैं तो आपको दंड, मतलब आपको कानून सजा दे देगा, ठीक। आइए अब आगे देखिए, आगे है इसमें क्या चीज, देखिए भाई उसी का है, तो देखिए अगला कहता है कि किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित है, तो मध्य प्रदेश में। किसमें, मध्य प्रदेश में 6 को। कहता है कि किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा यानी सबसे अधिक किसके लिए, लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है, किसमें, मध्य प्रदेश में। क्या सीट है, तो 6 गो सीट जो है कि किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक। तो सबसे ज्यादा है किसमें, मध्य प्रदेश में, याद रखना है। उसके बाद कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल, मान लीजिए कोई युद्ध का स्थिति हो गया, ठीक। जैसे देखिए 2026 है, ठीक, तो 2026 के लास्ट में चुनाव होना है, ठीक, मान लेते हैं, लेकिन 26 में कोई युद्ध हो गया, क्या करेगा, चुनाव कराएगा या युद्ध लड़ेगा, तो युद्ध लड़ेगा, स्वाभाविक है, देश पहले सर्वोपरि होता है, तो उसके लिए जो है 1 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है, वही कहा गया है इसमें। तो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान, जैसे आपातकाल घोषित हो गया, घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला है लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन सदस्य कौन मनोनीत करता है, तो भारत का राष्ट्रपति। हालांकि अब इसको मनोनीत नहीं करता है, लेकिन पहले किया जाता था, कहते भारत का राष्ट्रपति करता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, हो गया ना, यानी कि कब हटाया गया, 25 जनवरी 2020 को जो है कि या इसको लागू कर दिया गया। लेकिन अधिनियम कब आया था, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ठीक। देखिए 2019 में थोड़ा संशोधन किया गया था बढ़िया से, तो उसी में 2019 में ही यह देखिए 20
25 जनवरी 2020 को यह लागू कर दिया गया था। ठीक, अब आइए आगे आगे देखिए इसमें क्या कहता है। आगे कहता है कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? कहते हैं 25 वर्ष, कम से कम कहते होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक, तब वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अगर 25 वर्ष नहीं है तो वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद आगे आइए, कहते हैं कि लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि, जी लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक, यानी कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा राज्यसभा का सीट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। हर एक चीज में उत्तर प्रदेश है। ठीक, जनसंख्या में भी सबसे ज्यादा है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? यानी उत्तर प्रदेश को छोड़कर उसके बाद सबसे अधिक किस में है? तो महाराष्ट्र में। कहते हैं महाराष्ट्र में कहते हैं 48 को सीट है। क्या जी? महाराष्ट्र में लोकसभा यानी लोकसभा का सीट कहते हैं 48, 48 है। कहते हैं 48। उसके बाद है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इससे विघटित यानी समाप्त नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। ठीक, उसमें जाके हर एक 2 साल पर चेंज होता है, पूरा चेंज नहीं होगा। ठीक, तो हर एक 2 साल पर चुनाव होता है उसका अलग अलग। जैसे देखिए अभी ही जस्ट चुनाव हुआ किसका? राज्यसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें अपना नीतीश कुमार भी गया कहाँ? मुख्यमंत्री का पद छोड़ के कहाँ चल गया? राज्यसभा में। तो वही होता है कि हर एक 2 साल में बदलते रहता है, कुछ सीट बदल जाता है। इसी तरह से उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कौन सा? लद्दाख। कौन है? सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है? लद्दाख का। किसका? लद्दाख। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? तो लद्दाख है। क्या जी? लद्दाख है। अगला है परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। देखिए अभी जो बिल आया था 131वां संविधान संशोधन के तहत यही आया था। कौन? परिसीमन, जिसको बोलते हैं डिलिमिटेशन। ठीक, लेकिन इसका नाम क्या देगी? यानी कहाँ से जोड़ रहा था? इसको जोड़ रहा था महिला आरक्षण बिल से। ठीक, तो चलिए यानी परिसीमन। देखिए सब एक ना एक दूसरे से कनेक्ट है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक महिला जो है कि यानी कि सरकार कंडीशन लगा दिया है कि बिना इसका परिसीमन का महिला आयोग बिल, महिला संरक्षण बिल लागू नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए डिलिमिटेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बना उन्नाव। कहाँ? उन्नाव, उत्तर प्रदेश। देखिए डिलिमिटेशन का भी विरोध क्यों हुआ? डिलिमिटेशन में जो है कि बिहार, यूपी, उसके बाद बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, इस सब में जो है जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप साउथ जाइएगा साउथ, तो वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। यानी कि हिंदी प्रदेश वाला जो आदमी सब है, सरकार है, वह जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं कर पाया है। लेकिन जो दक्षिण भारत का आदमी सब, वह जनसंख्या पर सरकार जो है वह जनसंख्या पर कंट्रोल कर लिया है। अब देखिए तो सीटों का आवंटन किस तरह से होता है? जनसंख्या पर। तो उत्तर भारत में क्या, पूर्वोत्तर भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो जाएगा और दक्षिण भारत का तो प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। इसलिए जो है कि यही मामला गड़बड़ा रहा है। ठीक, समझ गए ना? यानी कि देखिए उत्तर भारत में जो पूर्वोत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए इधर से MP MLA सब ज़्यादा हो जाएगा और नीचे से कम। तो उसको उस सबको डर है क्या चीज़? कि सब चीज़ चलने लगेगा हिंदी भाषी का। मतलब हिंदी भाषी नहीं, मतलब जो जिसका ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, संघवाद जिसको बोलते हैं। इसीलिए डिलिमिटेशन हो नहीं रहा है। सब विरोध कर देता है, कहाँ से होगा? नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। दूसरा इसका अल्टरनेट उपाय कोई न कोई निकालेगा सरकार। ठीक, तो चलिए आगे देखिए। अगला है लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। यानी कि 25 अक्टूबर, ध्यान दीजिए, कहते हैं पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? यानी कि जिस समय भारत के पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन लोग सब महिला सब जो होता है ना, बोलता है कि बनना चाहिए किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन चुनाव से पहले उसका मृत्यु हो चुका था। ठीक, तो आइए कहता है कि कहते हैं 25 अक्टूबर 1951 से चला था। कब तक चला था? 21 जनवरी 1952 के मध्य तक चला था। ठीक, अब आइए देखिए, भारत की संचित निधि पर भारत का व्यय खर्चा, मतलब भारत का जो संचित निधि है, यानी कि कोई भी कंडीशन हो जाए, जो जिसको संचित निधि से पैसा जाता है वेतन में, उसको वेतन मिलता ही रहेगा। ठीक, अब आइए इसमें कहता है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय, यानी उनसे संबंधित सब खर्चा संचित निधि से जाता है।
हर एक को संचित निधि से नहीं जाता है, ठीक। उसके बाद है यानी कि राष्ट्रपति को मिलेगा संचित निधि से, राष्ट्रपति के ऊपर जितना खर्चा होगा सब संचित निधि से जाएगा। उसके बाद आइए आगे, आगे कहता है कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते सब जाता है किससे, संचित निधि से। ऐसे ऋण या भार जिसका दायित्व भारत सरकार पर हो, वो भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन सब चीज जाएगा संचित निधि से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता एवं पेंशन यानी कि जो बड़ा बड़ा पोस्ट है ना उसको जाता है वेतन, जो जाता है संचित निधि से धकाधक जाता है। उसके बाद देखिए आगे, अगला है कि ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाएगा, यानी कि वैसा अन्य खर्च जो संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा तो उसमें दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कहता है कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, यानी कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, याद रखिए स्टेटमेंट है, यानी प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक, क्या जी देखिए यहाँ परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। जैसे देखिए अब जिस तरह से एक तरह होता है ना, क्या चीज कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, वही कंडीशन इसमें होता है कि देखिए है कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, ठीक। आई होप आपको बुझा गया होगा। अब देखिए आगे, इसमें क्या था, यदि लोकसभा, क्या चीज, यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसे पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। यानी कि सब सदस्य जो है कि बहुमत से पास करा देगी, इस अध्यक्ष या इस स्पीकर से नहीं कर्म करवाना है तो बदल देगा। चलिए आगे देखिए, कहता है एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो 2। कहते कम से कम जो है कि एक साल में कम से कम आपको 2 सत्र बुलाना पड़ेगा, किसमें, लोकसभा में। उसके बाद देखिए अगला कहते हैं कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, कहते हैं 6 वर्ष का। राज्यसभा का जो होता है ना, राज्यसभा का सदस्य उसका जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन वैसे लोकसभा के सदस्य का 5 साल और राज्यसभा के लिए 6 साल। अब आइए आगे, अगला है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, यह देखिए क्या है, प्रोटेम स्पीकर क्या है, आप नाम सुने होंगे प्रोटेम स्पीकर का, ठीक। देखिए प्रोटेम स्पीकर जो है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर जो है ना, उसका नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उसका कर्तव्य है नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य को शपथ दिलाना, यानी कि नया जब इलेक्शन होता है लोकसभा का, उस समय तो कोई अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक। उसमें सरकार भंग रहता है, तो अब स्पीकर जो शपथ जो लेगा कौन दिलाएगा, जो दिलाएगा ना उसी को बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, ठीक। उसका काम है क्या चीज, सबको शपथ दिलवाना, ठीक, अध्यक्ष बना लेना, उसके बाद खत्म, उसका पद खत्म हो जाता है। अब आइए आगे आइए दिलाना। उसके 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब है, ठीक। जो 18वीं लोकसभा था उसका कौन था, स्पीकर था कौन, भर्तृहरि महताब। और क्या, और अब की बार जो हुआ उसका था कौन, उसका था प्रोटेम स्पीकर श्री नारायण यादव, ठीक। जो कहाँ का, आलमनगर विधानसभा का क्या देखिए हमारे क्षेत्र का वह क्या है, विधायक है, ठीक। तो वही बना था कौन, वही बना था प्रोटेम स्पीकर, ठीक। अब आइए आगे, अगला कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपने निर्णायक मत कब प्रयोग करता है। यानी मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक, ऐसा बिल लाया, उसमें जो है कि पक्ष और विपक्ष, यानी कहने का मतलब है क्या चीज कि सपोर्ट में और विरोध में दोनों का वोट बराबर हो गया, मतलब बैलेंस हो गया, मतलब बराबर हो गया दोनों का वोट, तब उस समय वोट कौन डालेगा, स्पीकर साहब। कौन, स्पीकर साहब। और स्पीकर साहब जिधर बटन दबाएगा वही जीतेगा, ठीक। यानी बराबर होने के बाद उसके बाद देखिए कहता है कि किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में, वही बात है। उसके बाद देखिए आगे, आगे यहाँ देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
जीवी मावलंकर। क्या जी, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। क्या जी, जीवी मावलंकर है। उसके बाद लोकसभा यानी कि लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। कहता है कि लोक लेखा जो लोक लेखा समिति, क्या जी, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करती है। कौन? लोक लेखा समिति। याद रखिए, कथा है पूछेगा सवाल कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। कौन? लोक लेखा समिति। तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है और राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर भाषण देता है। अगला देखिए, कहता है कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का। जी, प्राक्कलन समिति जो होता है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। कहते हैं प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अब देखिए आगे कहता है कि भारत राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यसभा का सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा का सदस्य जो है ना कि राज्यों के विधान सभाओं के द्वारा चुना जाता है, विधानसभा के द्वारा चुना जाता है। आप देखिए, नया संसद भवन है, आपको दिख रहा होगा। देखिए इसमें है क्या चीज, नया संसद भवन जो बना है उसके बारे में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। नया जो संसद भवन बना उसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 मई 2023 को। क्या कब हुआ था? 28 मई 2023 को। यानी कि नया संसद भवन जो बना उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब किया गया था? 28 मई 2023 को। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद है अगला, कहता है कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना किस योजना के तहत? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस त्रिकोणीय आकार, संसद का आकार कैसा? त्रिकोणीय के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि सिंपल बात है कि नया जो संसद भवन बना है उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक, लेकिन किसके द्वारा बनाया? यानी कौन सा परियोजना के तहत? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बनाया गया था। तो उसका क्षेत्रफल कितना है? अच्छा, कितना मंजिला है? तो 4 मंजिला। कहते हैं 4 मंजिला संसद भवन है। समझ रहे हैं? संसद भवन कितना? 4 मंजिला। देखिए होता क्या है कि संसद भवन होना चाहिए 4 मंजिला, नेतवा सब का कार्यालय 5 मंजिला, लेकिन स्कूल सब 1 मंजिला। ठीक, समझ रहे हैं मामला क्या है? चलिए आगे देखिए। क्षेत्रफल कितने में फैला है? 64,500 वर्ग किलोमीटर में। इसके 3 मुख्य द्वार हैं। क्या वो जो नया संसद भवन बना है उसका मुख्य रूप से 3 द्वार है। कहते हैं 3 द्वार है। क्या? एक है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। कौन कौन? ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। फिर से बोलिए, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार है। यानी कि ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ठीक, 3 द्वार हो गया। उसके बाद इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता, अच्छा ये जो राज्यसभा है इसमें राज्यसभा के सीटों की संख्या 384 है तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है। ठीक है, 888। देखिए पहले से सोच के बनाया गया है। हम जो कि परिसीमन बिल लाएंगे, ठीक, यानी कि परिसीमन बिल लाएंगे तो पहले से बन चुका है। ठीक, अब देखिए संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है। यानी कि जब संयुक्त अधिवेशन जब बुलाता है, जब राष्ट्रपति आएगा ना, सबको कहेगा सब आ जाओ एक साथ एक रूम में आएगा तो 800 देखिए 543 लोकसभा का है और राज्यसभा का भी रहता है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए संयुक्त बैठक बुलाने के लिए उसका बड़ा सा हॉल है तो उसमें कितना बैठ सकता है? 1272। उसके बाद लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्र पक्षी मोर पर तथा राज्यसभा का यांत्रिक हिस्सा राष्ट्र फूल कमल पर आधारित है। यानी कि कहता है कि लोकसभा का यांत्रिक हिस्सा किस पर आधारित है? तो मोर पर है। क्या पर? किस पर? मोर पर। यानी कि किस पर है? मोर पर। लोकसभा का यांत्रिक हिस्सा मोर पर आधारित है। लेकिन राज्यसभा का यांत्रिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्र वृक्ष बरगद स्थापित है। यानी कि संसद का जो परिषद है, परिषद कुछ ना कुछ तो होगा, परिसर यानी कैंपस, उसी को बोलते हैं परिसर। तो कैंपस में किसका है? तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। ठीक, स्थापित किया गया है। पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। यानी पुराना संविधान जो था अब उसको
संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक, आई होप आपको पूरा बढ़िया से संसद के बारे में बुझा गया होगा। अब चलिए आगे। चलिए देखते हैं इसको, जो संसद को पूरा निपटाइए देंगे। हालांकि संसद है थोड़ा बड़ा, देखते हैं कितना कहाँ दूर मतलब कितने दूर तक चल पाते हैं। अब देखिए आगे, अगला कहता है कि विशेषाधिकार समिति, यानी विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं, यानी दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं, कहते हैं 25, लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10। यानी कि विशेषाधिकार समिति जो बनता है उसमें दोनों सदन मिलाकर कुल कितना सदस्य रहता है, 25 सदस्य। 25 सदस्य में लोकसभा से कितना रहता है, लोकसभा से रहता है कहते हैं 15, क्या गो, लोकसभा से 15 गो और राज्यसभा से 10 गो। ठीक, कहता है कि संसद में सरकारी विधेयक यानी कि गवर्नमेंट बिल मंत्री द्वारा, जबकि यानी कि संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक, आगे देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो 12, क्या गो, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितना व्यक्ति मनोनीत किया जाता है, तो 12 व्यक्ति मनोनीत किया जाता है। आगे देखिए अगला है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाले प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त। कौन है, नरगिस दत्त। कहता राज्यसभा के लिए नामांकित, यानी कि राज्यसभा में सबसे पहले कौन सा अभिनेत्री यानी कि हीरोइन, कौन सा हीरोइन पहले आया था, तो कौन है, ये हीरोइन है नरगिस दत्त। अब देखिए नरगिस दत्त कौन अभिनेत्री है ना, तो नरगिस दत्त महिला होगी। अब देखिए अगला, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी कि लोकसभा जो है ना, लोकसभा उसका प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, महिला अध्यक्ष बोलना है। महिला अध्यक्ष है मीरा कुमार। कौन है, देखिए मीरा कुमार है ना, लेकिन है कौन, है क्या चीज, वह है महिला है, क्या चीज, महिला, यानी मीरा कुमार है। कब बना था, 4 जून 2009 को, और उसका कार्यकाल कब खत्म हुआ था, 4 जून 2014 यानी 5 साल के लिए वह बनी थी। अगला है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की प्रस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक, कहता है कि राज्य में जो विधानमंडल है उसमें जो धन विधेयक लाना होगा उसमें बिना राज्यपाल की अनुमति के आप धन विधेयक बिल नहीं ला सकते, वही कहा गया, नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है अगला देखिए, कहता है वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किया गया था, यानी कि लाया गया था, तो जीवी मावलंकर के द्वारा ही। किसके द्वारा, जीवी मावलंकर के द्वारा ही। जीवी मावलंकर था प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। देखिए यह प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी था जीवी मावलंकर, और पहली बार इसी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया था। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है कि लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष में, लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में। यानी कि लोकसभा का जो सचिवालय है वह किसके नियंत्रण में होगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, क्या, हाँ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, तो संविधान, यानी कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ठीक, यानी कि कोई कुछ भी बोल ले, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ठीक, नहीं राष्ट्रपति, नहीं प्रधानमंत्री, कोई है ये नहीं, सबसे ऊपर कौन है, संविधान है। ठीक, उसके बाद है भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है, ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर के, यानी ब्रिटेन पर आधारित है। ठीक ठीक, ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर के। ठीक, आगे देखिए अगला, आगे देखिए आगे है क्या जी, आगे है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनर्स्थापित किया जाता है, केवल लोकसभा में। धन विधेयक जो है कि कहाँ कहाँ लाया जा सकता है, तो ओनली फॉर किसमें, लोकसभा में। किसमें, केवल और केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को लाया जा सकता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, केवल और केवल विधानसभा में, केवल और केवल विधानसभा में। जिस तरह से धन विधेयक के लिए संसद में निम्न सदन में पेश किया जाता है, उसी तरह से यहाँ भी क्या चीज, धन विधेयक राज्य के लिए विधानसभा में, ठीक, विधानसभा वाला मंडल में, विधानसभा में पेश किया जाता है। अगला देखिए, अगला कि बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है,
आर्थिक कार्य विभाग यानी आर्थिक कार्य के विभाग के द्वारा बजट का रूपरेखा तैयार किया जाता है। आर्थिक कार्य का मतलब हुआ जो कार्य करेगा वही पैसा उसी को पता रहेगा नहीं कि कितना पैसा खर्चा होगा। ठीक, चलिए, यानी कि आर्थिक कार्य विभाग जो है कि रूपरेखा तैयार करता है। करों और करों, कर मतलब टैक्स, ठीक, टैक्स और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है। यानी सीधा सीधी बात है, जो सरकार टैक्स लेता है या सरकार का जो कामकाज के निर्वहन होता है, जो कमाई होता है, वह जो है कि निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियां यानी कि जो इनकम होता है वह संघीय सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व किस निधि में जमा होता है। टैक्स सब होता है कहाँ जमा होता है तो भारत की संचित निधि में। कहाँ? भारत की संचित निधि में जमा होता है। ठीक, अब देखिए आगे है कि आगे देखिए आगे इसमें आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे। ठीक, आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। यानी कि हर एक वर्ष का अलग अलग बजट निकलता है, तो उस वर्ष में जब बजट आएगा तो उससे पहले क्या किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट होता है वह पेश किया जाता है कहाँ? संसद में। उसके बाद कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, या इसका जो निर्णय कौन करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अगर मान लीजिए कितनों धन विधेयक लाएगा, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष कहेगा नहीं ना हो लो धन विधेयक तो नहीं होगा। उसके बाद आगे देखिए अगला है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। यानी कि अनुमोदन पूछताछ जरूरी है। संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद के द्वारा संसद से पूछा जाएगा। ठीक, आगे आइए कहते हैं कि लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट यानी कि लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है। किस प्रकार अनुमति प्रदान करता है तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की। ठीक, यानी कि भारत का जो संचित निधि है, जैसे इनकम होता है जैसे कमाई होता है उसी को बोलते हैं संचित निधि। तो संचित निधि से धन निकालने की। ठीक, तो कितना दिन के लिए निकालना है ये सब इसमें लिखा गया है। अब देखिए आगे इसमें कहता है लेकिन यानी कहता है कि साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में अंतर। साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में अंतर। ठीक, तो देखिए यहाँ से जो है आप इससे अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।